नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका लेट्स ट्रैक यूपीएससी सीएससी के हिंदी माध्यम के प्लेटफॉर्म पे। हम आपसे मिल रहे हैं जिस सीरीज में, उसका नाम है करंट प्रवाह। अब करंट प्रवाह सीरीज अपने आप में विशेष क्यों है? विशेष इसलिए है कि यदि आपने 2023 का जो करंट अफेयर है वो मिस कर दिया है, या आपने मिस नहीं भी किया है और आप भूल गए हैं, आप भूले भी नहीं है तो आपके पास कुछ कुछ यादें बची हैं, लेकिन वो व्यापक संदर्भ में किस तरीके से वो करंट अफेयर था, इससे थोड़ा थोड़ा सा मतलब एक तरीके से समझिए कि शीशे पर धूल पड़ गई है, तो धूल को साफ करने की जिम्मेदारी लेते हैं हम। और हम लोग शुरू करते हैं आज से करंट प्रवाह। अब करंट प्रवाह में हम लोग क्या करेंगे कि विषयवार जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उनको उठाएंगे, और उसमें 2023 के से लेके जो 24 मतलब 2024 का अप्रैल माह तक क्या क्या अपडेशन रही उसको एक एक वीडियो में करते जाएंगे, जो आपके रिवीजन में आपको हेल्प करेगी। तो जब आप रिवीजन में एक घंटे 1.5 घंटे में आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका एक पूरा का पूरा सिलसिलेवार तरीके से चीजें रिवाइज हो जाएंगी, जो आपकी परीक्षा में आपको हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं करंट प्रवाह। आज हम उठा रहे हैं आपके पर्यावरण और पारिस्थितिकी से संबंधित कुछ मुद्दे। तो देखिए, जो पहली रिपोर्ट है इसमें हम वही चुनिंदा मुद्दे ले रहे हैं जो हमें लगता है कि हाँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। देखिए, पहला जो मुद्दा है वो है क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2023। अब क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2023 पे चले, इसके पहले अगर हम समझें कि क्रायोस्फीयर क्या होता है। क्रायोस्फीयर से सीधा सीधा आसान मतलब समझिएगा, हर वो जगह, या मतलब समझिएगा कि पृथ्वी के वो भाग जहाँ पे बर्फ जमी रहती है, तो वो उसको हम कहते हैं क्रायोस्फीयर। अब क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2023 कह क्या रही है, जरा समझते हैं। देखिए, ये रिपोर्ट का प्रसंग कह रहा है स्टेट ऑफ द क्रायोस्फीयर रिपोर्ट 2023 के अनुसार लगभग सभी उष्णकटिबंधीय ग्लेशियर, अधिकांश मध्य अक्षांश ग्लेशियर और ध्रुवीय क्षेत्र गायब हो जाएंगे। इसका मतलब है कि रिपोर्ट हमें ये बता रही है कि जो ग्लेशियर्स हैं वो तेजी से पिघल रहे हैं, और तो धीरे धीरे इनके गायब होने की संभावना बढ़ेगी। डोंट राइट एनीथिंग, और आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी जो है इस जो पूरा पीडीएफ होगा वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज देंगे, तो वहां से आप रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जो है जितनी भी जो ग्लेशियर्स है वो तेजी से पिघल रहे हैं। अब अगर ग्लेशियर तेजी से पिघलेंगे तो इससे दो प्रॉब्लम होगी। पहला तो जो नदी जल संतुलन है वो बढ़ जाएगा। नदी जल संतुलन बढ़ने से इसका मतलब बाढ़ जैसी सिचुएशन, मतलब तुरंत तो बाढ़ जैसी सिचुएशन हो जाएगी। अगर तुरंत बाढ़ जैसी सिचुएशन यानी आने वाले समय में सूखे जैसी समस्या भी हो सकती है। अब ये हो क्यों रहा है? क्योंकि हो रहा है भूमंडलीय तापन, यानी वैश्विक तापमान वृद्धि, जिसको ये कहा गया था कि जो प्री इंडस्ट्रियल एरा है, पूर्व औद्योगिक जो एरा है, उसके 2 डिग्री सेल्सियस तक सीमित करने का जो है प्लान था। तो 2 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम नहीं मतलब कर पा रहे हैं, तो उस वजह से जो क्रायोस्फीयर है वो तेजी से पिघल जा रही है, ये कहना है रिपोर्ट का। अब जरा देखिए, क्रायोस्फीयर की स्थिति 2023 की जो रिपोर्ट है उसके मुख्य निष्कर्ष या मुख्य बिंदु क्या है। रिपोर्ट इंटरनेशनल क्रायोस्फीयर क्लाइमेट इनिशिएटिव द्वारा जारी की गई है। तो पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि रिपोर्ट जारी किसने किया है, तो नाम याद रखिएगा। ठीक है, जो पृथ्वी के क्रायोस्फीयर को संरक्षित करने के लिए काम करने वाली नीति विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क है। इसका मतलब से यूनाइटेड नेशंस का कोई लेना देना नहीं है, आईपीसीसी का लेना देना नहीं है। यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं कि ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है, तो याद रखिएगा कि ये विशेषज्ञों और शोधकर्ताओं का एक नेटवर्क है। हिमालय के बारे में कह रहे हैं, यदि वैश्विक औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है तो आज की बर्फ का लगभग 50% नष्ट होने की उम्मीद है, जब हम बात करते हैं हिमालय की। अंटार्कटिका के बारे में इनका कहना है कि समुद्री बर्फ ने इस साल गर्मियों और सर्दियों में अब तक का सबसे कम रिकॉर्ड बनाया। विशेषज्ञों ने भविष्यवाणी की है कि हर गर्मियों में 2 डिग्री सेल्सियस पर समुद्री बर्फ पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगी। ये बात है अंटार्कटिका की। आर्कटिक के लिए कह रहे हैं 2 डिग्री सेल्सियस पर आर्कटिक महासागर लगभग हर साल और जुलाई से अक्टूबर तक 4 महीने की अवधि के लिए समुद्री बर्फ से मुक्त हो जाएगा। मतलब सोचिए कि इस कद्र गर्मी होगी कि वहां पे बर्फ ही नहीं बचेगा। आर्कटिक और उत्तरी अटलांटिक के कुछ हिस्सों में पानी का तापमान सामान्य से 4 से 6 डिग्री सेल्सियस तक अधिक हो जाएगा। परमाफ्रॉस्ट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वर्तमान तापमान में 1.2 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि के साथ उत्तरी एंडीज, पूर्वी अफ्रीका, इंडोनेशिया के कई ग्लेशियर तेजी से गायब हो रहे हैं। तो देखिए, ये है आपकी क्रायोस्फीयर रिपोर्ट है, उसके बारे में ये रिपोर्ट है। क्रायोस्फीयर के बारे में, क्रायोस्फीयर मैंने आपको पता है सीधा सीधा मतलब जहाँ पर पृथ्वी के वो क्षेत्र जहाँ पे ग्लेशियर्स यानी बर्फ पाए जाते हैं। ठीक, जरा हम अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए, COP28 क्या है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की 28वीं बैठक हुई है, उसके बारे में ये आपका लेख है। अब आपको पता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी का जो पूरी शुरुआत हुई है वो कहाँ से हुई है, तो आप सब लोगों ने एनवायरमेंट इकोलॉजी में पढ़ा होगा। पृथ्वी समिट यानी अर्थ समिट हुई थी 1992 में।
अब ये जब अर्थ समिट कराई गई 1992 में, तो 1992 में हुई अर्थ समिट जो हुई थी रियो में, ब्राजील के शहर में, इसीलिए इसको रायो समिट या रियो समिट भी कहते हैं। कब हुई थी? 1992 में। अब 1992 में जब ये मीटिंग हुई तो तब से फिर क्या किया जाने लगा, लगभग हर वर्ष जो देश है वो आपस में मिलते हैं। तो जो देश उनको हम ऐसा पार्टी संबोधित करते हैं, तो पार्टियों के समूह को कहते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। इसी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी में ही क्योटो प्रोटोकॉल का नाम भी आपने सुना होगा, 2015 में हुए पेरिस समझौते का नाम भी सुना होगा। अब COP28 कहाँ पे हुआ था? तो देखिएगा, COP28 हुआ संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या UN। एक मिनट रुको यार, फिर से तकनीकी असुविधा हो रही है। तकनीकी असुविधाओं के लिए बार बार खेद है, तो जिस वजह से आपकी जो क्लासेस है वो थोड़ी डिस्टर्ब हो जाती है। तो हम लोग बात करते हैं COP28 की, जो आपका जैसे मैंने बताया कि अर्थ समिट हुआ था 1992 में, तब से लगातार हो रहा है। और इसमें ये कहा गया, मतलब जो COP28 की बात करें तो UNFCCC की जो बैठक हुई है, जिसे आमतौर पर COP28 के नाम से जाना जाता है, ये हुई है 30 नवंबर से 12 दिसंबर 2023। मैंने बताया ना 23 का करंट अफेयर है। ये कहाँ पे हुई है? तो एक्सपो सिटी दुबई, संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE में ये पूरी बैठक हुई। अब देखिए, बेसिकली जब ये इस तरह की खबर आती है ना, तो आपको ये देखना होता है कि इसमें आउटकम क्या निकला है ना, बातें क्या क्या हुई। तो देखिए, पहला तो जलवायु शिखर सम्मेलन क्या है, तो हमने आपको बताया कि पृथ्वी सम्मेलन जो कि हुआ था आपका 1992 में, तो वहीं से इसकी शुरुआत हुई। 154 देशों ने जलवायु परिवर्तन पर ये जो है शुरुआत की थी। इसके बाद इनका जो मेन उद्देश्य था वो ये था कि ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे आपका मीथेन हो गया, वाटर वेपर्स हो गए, इस ग्रीन हाउस गैस की सांद्रता को कम किया जाए। हालांकि ग्रीन हाउस गैस अच्छी बुरी नहीं है, ग्रीन हाउस गैस की वजह से पृथ्वी पे जो गर्मी है वो होती है, लेकिन एकदम एक्सट्रीम तापमान को भूमंडलीय तापन कहते हैं, तो उसको जो है स्थिर करना था, यानी एक लेवल से ज्यादा ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन रोकना। इस जो आपका अर्थ समिट उसका लक्ष्य था। यह संधि 2 साल बाद लागू हुई और तब से ये UNFCCC का हिस्सा है। अभी की बात करें तो लगभग 198 पार्टियां हैं जिसमें हस्ताक्षर करता है। अब COP29 कहाँ होगा, ये भी सवाल आ सकता है। तो COP29 2024 में संयुक्त राष्ट्र का अगला जलवायु सम्मेलन अजरबैजान में आयोजित होने वाला है। अब जरा चलते हैं कि COP28 की खास डेवलपमेंट या खास फाइंडिंग क्या रही। देखिए, पहला कह रहा है कि हम मतलब सारे देशों ने, जो लगभग 200 देश हैं, उन्होंने ये प्रण लिया कि हम लोग क्या करेंगे, जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, फॉसिल फ्यूल मतलब जो आपकी नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज है, उनको घटाने की कोशिश करेंगे। इसके साथ साथ लॉस एंड डैमेज का फंड बनाया जाएगा जो लगभग $100 मिलियन का होगा। ग्लोबल गोल ऑफ अडॉप्शन, मतलब कहा जा रहा है कि हम सारे लोग कोशिश करेंगे कि जो तापमान उसको 1.5 डिग्री से लगभग 2 डिग्री सेल्सियस तक स्थिर करा जाए। ठीक है, 66 नेशनल गवर्नमेंट जो है इसके सिग्नेटरी हो रहे हैं। ट्रिपल न्यूक्लियर एनर्जी करने की बात की गई है कि 2050 तक लगभग जो न्यूक्लियर एनर्जी से बिजली वगैरह बनाई जाती है उसको तिगुना कर देंगे। चैंप इनिशिएटिव की बात की गई है, यानी कोलिशन फॉर हाई एम्बिशन मल्टी लेवल पार्टनरशिप फॉर क्लाइमेट एक्शन वाज लॉन्च्ड एट COP28। इसका एम क्या है कि एफिशिएंट प्लानिंग किया जाए, फाइनेंसिंग किया जाए, इंप्लीमेंटेशन किया जाए, मॉनिटरिंग किया जाए क्लाइमेट स्ट्रैटेजी इसको लेके। तो ये COP28 के मेन जो है आउटकम्स रहे, जिसको हम लोगों ने देख लिया। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिएगा, ये इंपॉर्टेंट मुद्दा, इसका नाम है कार्बन क्रेडिट। कार्बन क्रेडिट योजना ये 2023 की योजना है। सबसे पहले तो देखिए कि कौन सा मंत्रालय ये योजना लेके आ रहा है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको लेके आने का काम है विद्युत मंत्रालय का। ठीक है, तो कार्बन क्रेडिट ये जो पूरा स्कीम है, इसको मतलब हो सकता है कि जब आप एग्जाम में जाएं तो गलती से ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट ना टिक कर दे। देखिएगा, ये विद्युत जो मंत्रालय है उसकी योजना है। ये 2023 में लाई गई। इसका उद्देश्य क्या है? इसमें उत्सर्जन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए कार्बन क्रेडिट जारी किया जाएगा और व्यापार होगा। ठीक है, तो कार्बन मतलब कार्बन को क्रेडिट किया जाएगा, जैसे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है वैसे समझिएगा कार्बन क्रेडिट हो रहा है। ठीक, अब ये है क्या, कैसे होगा, जरा समझते हैं। इसके लिए देखिए, कार्बन क्रेडिट का एक प्रमाण पत्र मिलेगा। ठीक है, कि आपने इतना कार्बन बचाया है तो ये तुम्हारे अकाउंट में हम क्रेडिट कर रहे हैं। तो ये जो प्रमाण पत्र है ये जारी करेगा ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, यानी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो। उन संस्थाओं को ये जारी करेगा जो अपने निर्धारित उत्सर्जन कटौती लक्ष्य को पार कर जाएंगे। ठीक है, कि तुम्हारे पास ये हो गया क्रेडिट। ठीक है, ऊर्जा मंत्रालय ऊर्जा दक्षता ब्यूरो की सिफारिशों के आधार पर व्यापार योजना का अनुपालन करने के लिए जो संस्थाएं हैं उन पे ये स्कीम लागू होगी।
ठीक है। और कौन ये निर्धारित करेगा, तो आपका पर्यावरण जलवायु मंत्रालय और विद्युत मंत्रालय दोनों इसमें जारी करेंगे। कार्बन क्रेडिट प्रमाण पत्रों का व्यापार फिर कहाँ होगा, जैसे मान लो हमको क्रेडिट हो गया कार्बन, तो इसका व्यापार कहाँ कर सकते हैं, इनका कारोबार केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के साथ पंजीकृत बिजली एक्सचेंजों पर आप कर सकते हैं। और अब मान लो कि चलो हमने कार्बन क्रेडिट भी हो गया, हम इसका व्यापार में भी यूज करेंगे, तो हमें कोई रेगुलेटरी बॉडी चाहिए जिसको रेगुलेट करे। तो देखिए रेगुलेटरी बॉडी कौन है, विद्युत सचिव की अध्यक्षता वाली विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधि वाली एक राष्ट्रीय संचालन समिति कार्बन बाजार के प्रशासन और निरीक्षण की देखरेख करेगी। आई होप कि जो ये पूरी खबर है वो आप समझ गए होंगे। तो इसका नाम क्या है, कार्बन क्रेडिट। जैसे आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है वैसे ही कार्बन को क्रेडिट करना, ये पूरा ये स्कीम है। आगे बढ़ते हैं। देखिए मिशन जीवन क्या है, हाल ही में वैसे मिशन जीवन को लेके एक ऐप भी लॉन्च किया गया है। ठीक है, मिशन जीवन को लेके मतलब नरेंद्र मोदी जो गवर्नमेंट है उनकी ये स्कीम है, तो इसी को लेके हाल ही में भी एक जीवन ऐप भी आप अपने मोबाइल पर जाके डाउनलोड कर सकते हो। पहले जरा देखिए मिशन जीवन है क्या। नवंबर 2021 में, ठीक है, नवंबर 2021 में ग्लासगो में जब 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन हुआ, तो इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया। किसको, मिशन जीवन को। ठीक, अब मिशन जीवन है क्या, तो इसका जो थीम लाइन है या कहिए कि इसका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, 1 अरब भारतीयों के साथ साथ जो अन्य देश हैं, 1 अरब भारतीयों के साथ साथ अन्य देशों के लोग भी ऐसे व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित हों जो स्थायी जीवन शैली अपनाते हैं। स्थायी जीवन शैली का मतलब क्या है कि आप हर हाल में मतलब संतुलित संयमित जीवन अपनाएं जिससे वातावरण को, पर्यावरण को कम से कम क्षति पहुंचे। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं, देखिए वैश्विक आंदोलन दुनिया भर के देशों और व्यक्तियों द्वारा उठाए गए स्थायी लक्ष्यों और जलवायु कार्यों को ये प्रदर्शित किया जाएगा। यहाँ जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाया जाएगा। लोकतांत्रिक मतलब जहाँ पे बहुमत की बात हो, है ना, ज्यादा से ज्यादा लोग इस मिशन से जुड़े जिससे पर्यावरण को मदद हो। ये P3 मॉडल पे चलता है, यानी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं। P3 का मतलब है प्रो प्लैनेट पीपल की भावना, मतलब हमें वो मुद्दे करने हैं जो प्लैनेट के लिए हो। तो प्रो प्लैनेट पीपल मतलब वो लोग जो पर्यावरण हितैषी हैं, उस तरह के लोगों के बारे में बात की गई है। यह ग्रह की जीवन शैली, ग्रह के लिए ग्रह द्वारा, इसकी जो टैगलाइन है वो क्या है, ग्रह के लिए ग्रह द्वारा के बुनियादी सिद्धांतों पर कार्य करता है। ठीक, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें अभी हाल ही में ऐप भी जारी किया है जिसमें आप मिशन जीवन ऐप में आप जो कैसे संयमित जीवन जीना है, क्या क्या उसमें चार्ट वगैरह हो, वो आप देख सकते हो उस ऐप के माध्यम से। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसमें आपको क्या क्या चीजें करनी है, व्यक्ति अपने दैनिक जीवन को सरल करे। ठीक है, उद्योगों और बाजारों की बदलती मांग पर तेजी से प्रतिक्रिया करने में सक्षम बनाना, और टिकाऊ और उपभोग उत्पादन नीति, मतलब कुछ ऐसा बनाओ जो लंबे समय तक चले। तो चीजें जो है रीयूज करने पे फोकस किया जा रहा है, ये ना हो कि बार बार आप मैन्युफैक्चर करें तो वातावरण में बार बार जो है ना केवल कार्बन उत्सर्जन या जो चीजें हैं वो बढ़े, ठीक है, वेस्ट बढ़े। तो इसकी बात की गई है मिशन जीवन में। अब देखिए ये क्या है, जलवायु के बदले ऋण। ठीक, अब ये जैसे कि हेडिंग सुन के लग रहा है कि जलवायु के बदले ऋण मिलने वाला, ये है क्या। देखिए जलवायु परिवर्तन के बदले ऋण की अदला बदली एक वित्तीय समझौता है। ठीक है, एक एग्रीमेंट है, किसके बदले, कि जलवायु का जो परिवर्तन है उसके बदले एक एग्रीमेंट होगा। इसमें होगा क्या कि इसमें पर्याप्त ऋण के बोझ से दबे राष्ट्र को इस ऋण से राहत दी जाती है। होगा क्या, जैसे कोई राष्ट्र है उसके पास मान लो ऋण बहुत ज्यादा, उसके पास बहुत सारा लोन है, तो उस राष्ट्र को ये समझाया जाएगा कि भाई देखो राष्ट्र तुम एक काम करो, तुम वो काम करो जिससे जलवायु परिवर्तन जो क्लाइमेट चेंज जैसे प्रॉब्लम्स हो रही है वो क्लाइमेट चेंज की प्रॉब्लम को रोक लगाई जा सके। तो वो राष्ट्र क्या करेगा, कुछ ऐसे मेजर्स लेगा जिससे कि धीरे धीरे जो पर्यावरण इम्बैलेंस हो रहा है, वो जो प्रॉब्लम हो रही है उसको धीरे धीरे वो राष्ट्र कम कर ले। इसके साथ ही साथ जो राष्ट्र होगा वो ऐसे मेजर्स लेगा जिससे कि जो है पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं वो कम हो जाएं। तो जब वो पर्यावरण की चुनौतियां कम हो जाएंगी तो बदले में जो उसके ऋण है उसमें कमी करी जाएगी, उसके ऋण को कटौती किया जाएगा। जैसे ये देखिए ग्लोबल प्रॉब्लम है, मान लीजिए अमेजन के जंगलों में आग लगे तो क्या भारत उससे प्रभावित नहीं होगा। अगर भारत के हिमालय में कोई प्रॉब्लम हो तो क्या वर्ल्ड उससे प्रभावित नहीं होगा। तो सेम वे अगर कोई राष्ट्र अगर मान लीजिए जलवायु परिवर्तन संबंधित उपाय करता है तो उससे सारे के सारे जो देश हैं वो प्रभावित होंगे। इसीलिए ये कहा गया कि अगर कोई देश ऋण से दबा है तो वो जलवायु के लिए काम करना शुरू कर दे, तो बदले में जो उसकी ऋण सहायता होगी वो करी जाएगी। यही है ये स्कीम जहाँ पे कहा जा रहा है जलवायु के बदले ऋण की अदला बदली।
अब ऐसा भी नहीं है कि ये पहली बार ऐसा हो रहा है, इसके पहले जो ऋण स्वैप है ये पहली बार 1980 के दशक में लैटिन अमेरिकी देशों में शुरू किया गया था। ठीक है, तो हो सकता है सवाल आपसे यहाँ से भी पूछा जाए कि प्रथम बार ऐसा हो रहा है, तो याद रखिएगा ये प्रथम बार नहीं है, ये ऑलरेडी जो है ये स्कीम लागू थी लैटिन अमेरिकी देशों में। ठीक है, मेरे ख्याल में जो ये पूरा मुद्दा है वो आप समझ गए होंगे कि लैटिन अमेरिकी देशों में ये चीज पहले से चल रही थी, अब इसको होलिस्टिकली जो है लाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया गया। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 कहाँ हुआ है? सितंबर 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF जो है मंत्रालय ने राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत स्वच्छ वायु सर्वेक्षण यानी शहरों की रैंकिंग के आधार पर दिशा निर्देश जारी किए हैं। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कब से किया गया? 2025-26 का जो उद्देश्य है वो क्या है कि वायु प्रदूषण को लगभग 40% तक कम किया जाए। ठीक है, कितना प्रतिशत तक? 40% तक। कितना प्रतिशत? 40%। क्या? वायु प्रदूषण क्या करना है? कम करना है। ठीक है, तो इसको कहेंगे सिटी एक्शन प्लान जो है 131 शहरों को रैंकिंग देगा। तो पहला क्या कम करेंगे? वायु प्रदूषण कितना करेंगे? 40%। कितने शहरों को रैंकिंग देंगे? तो 131 शहरों को। अब क्या करना चाह रहा है? देखो, पहले तो जनसंख्या के आधार पर 131 शहरों को 3 समूहों में डाला गया। पहले समूह में 47 शहर हैं जिनकी जनसंख्या 10 लाख से ज्यादा है। दूसरे समूह में 44 लाख मतलब 44 शहर है जिनकी जो जनसंख्या वो 3 से 10 लाख के बीच में है। तीसरे में 3 लाख से कम जनसंख्या वाले 40 शहर शामिल हैं। शहरों को प्रणा ऑनलाइन पोर्टल पर उपलब्ध कराए गए ढांचे के अनुसार अपना मूल्यांकन करना होगा और उसके आधार पर उनको रैंकिंग दी जाएगी। देखिएगा, नंबर 1 पे है इंदौर, नंबर 2 पे आगरा, 3 पे है थाने, चौथे पे है श्रीनगर, देखो भोपाल 5वें पे, त्रिची 6वें पे, वडोदरा 7वें पे, अहमदाबाद 8वें, दिल्ली 9 और मुंबई 10। ठीक है, मूल्यांकन के क्या क्या घटक हैं? जैसे पहले तो है आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा है, सड़क धूल प्रबंधन कैसा है, निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट का प्रबंधन, जैसे मान लो कि कोई आपकी बिल्डिंग आप तोड़ रहे हैं, सड़क वगैरह बना रहे हो तो उसमें धूल जो उड़ती है उसका प्रबंधन तुम कैसे करते हो, वाहन उत्सर्जन होता है या औद्योगिक प्रदूषण होता है उस पर नियंत्रण किस प्रकार किया जाता है, उस आधार पर ये जो है रैंकिंग दिया जाएगा। ठीक, तो आई होप कि जो ये है वो आपको समझ में आ गया होगा, आपने रिवाइज कर लिया होगा। अगले न्यूज की तरफ चलते हैं। देखिए, जल व्यापार यानी वाटर की ट्रेडिंग। आपने कोयला व्यापार सुना होगा, गोल्ड, सिल्वर, इन सब की ट्रेडिंग सुनी होगी। अब ऐसा होने जा रहा है पानी के साथ। अब पानी के साथ मतलब भाई सोचो, पानी जो कि पृथ्वी के 70% भाग पे क्या है? पानी। उसकी क्या हो रही है? ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्यों हो रही है? क्योंकि नीति आयोग सोने, चांदी और कच्चे तेल जैसे कमोडिटी एक्सचेंज पर पानी के व्यापार के संबंध में एक ड्राफ्ट पॉलिसी पे काम कर रही है। इसका मतलब क्या है? इससे तात्पर्य है कि जल पहुंच अधिकार को खरीदने, बेचने या पट्टे पर देना जिससे जल एक उपयोगकर्ता से दूसरे उपयोगकर्ता तक स्थानांतरित हो जाए। तो जैसे आप सोना चांदी की ट्रेडिंग करते हैं मतलब स्टॉक एक्सचेंज पे जाके, वैसे आप जल की करेंगे। ठीक है, आप इसको स्टॉक एक्सचेंज पे जाके लिस्ट कराएंगे, उसके बाद इसकी ट्रेडिंग होगी। ठीक है, अब जैसे मानो कि जो ये जल है वो ऐसा कमोडिटी यूज हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि लोग बचा के भी रखेंगे, वाटर का कंजर्वेशन भी करेंगे, भूमिगत जल का या पीने योग्य जल का कंजर्वेशन करना। ठीक है, जिससे कि वो एज अ कमोडिटी आपके काम आ जाए। ठीक, हालांकि इसके कुछ चैलेंजेस भी हो सकते हैं कि आपको पता है कि जो पानी वगैरह है इसका रिलीजियस सिग्निफिकेंस भी है। जैसे आपका गंगा जल हो गया है ना, पवित्र मंदिरों में जो है प्रसाद में पानी ही दिया जाता है। तो क्या हम प्रसाद वगैरह को एज अ कमोडिटी ट्रेड कर पाएंगे या नहीं, ये भी सोचने वाली बात होगी। हालांकि ये वाटर ट्रेडिंग है, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे जैसे आप सोना चांदी गोल्ड कोयला इसकी ट्रेडिंग करते हैं, वैसे अब वाटर की ट्रेडिंग। हालांकि अभी ये मसौदा है, ड्राफ्ट पॉलिसी है। कौन लेके आया है? नीति आयोग। ठीक, अब देखिए प्लास्टिक ओवरशूट क्या होता है। ओवरशूट मतलब ज्यादा हो गया। देखो, हर चीज की एक लिमिट तय की गई है कि मान लो कि अगर आपको अपने खाना बनाया तो आप लिमिट बनाओगे ना, इतना ही खाना हमारे घर में लोग खा सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से मान लीजिए हम लोग प्लास्टिक यूज करते हैं तो हर जो प्लैनेट है उसकी एक धारणीय क्षमता होती है कि वो इतना तक बर्दाश्त कर लेती है। ठीक, लेकिन अगर उसकी आप एक जो लिमिट वाली क्षमता है, बर्दाश्त वाली क्षमता, उससे ज्यादा आप उत्सर्जन कर दो तो क्या हो जाएगा? ओवरशूट। इसी को कह रहे हैं। देखिए, किसका ओवरशूट हो रहा है? प्लास्टिक का। यानी प्लास्टिक का इतना ज्यादा भारत में या पूरे वर्ल्ड वाइड इतना ज्यादा प्लास्टिक आ गया है कि बहुत जल्दी मतलब साल भर जो है इतना रहता है कि साल भर में अर्थ उसको कर ले जाती, क्या मतलब एक तरीके से कह लीजिए डिके कर ले जाती। लेकिन ओवरशूट पहले ही हो गया है। देखिए, प्लास्टिक ओवरशूट दिवस तब मनाया जाता है जब उत्पन्न प्लास्टिक कचरे की मात्रा दुनिया की प्रबंधन क्षमता से अधिक हो जाए। मतलब जितना हम रेगुलेट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे पास प्लास्टिक हो गया है।
इसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषण होता है। 2024 में प्लास्टिक ओवरशूट 5 सितंबर को होगा, ठीक है। आप सोचिए पूरा साल भी नहीं हो पाता, सितंबर में ही हम इतना कर चुके रहते हैं कि ओवरशूट हो गया। और जो है 2023 में, ये जुलाई 2023 को बनाया गया, मतलब जुलाई में ही 7 महीने में ही प्लास्टिक ओवरशूट हो गया है। आप चार्ट देख लीजिए कि लगभग जितने भी राष्ट्र आप देख रहे हैं, जहां पे भी आपको रेड मार्क दिख रहा है, वहां पे प्लास्टिक का वेस्ट मिसमैनेज्ड है, ठीक से मैनेज नहीं किया गया है, जिसकी वजह से प्लास्टिक ओवरशूट हो रहा है। अब घटना तस्करी डेटाबेस ये क्या है? देखो, घटना और तस्करी डेटाबेस, जिसको ITDB अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी की नियामक नियंत्रण दायरे से बाहर रेडियोधर्मी सामग्रियों से जुड़ी अनाधिकृत गतिविधियों और अवैध तस्करी की घटनाओं की सूचना देने वाला प्रणाली है, ठीक है। इसने क्या किया, हाल ही में एक वार्षिक फैक्ट की शीट जारी की है, जिसके हिसाब से 2022 में परमाणु और अन्य रेडियोधर्मी सामग्री से जुड़ी अवैध या अनाधिकृत गतिविधियों की कुल 146 घटनाएं दर्ज की गई हैं। हालांकि ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ ये है कि मेंस वगैरह में आप इससे फैक्ट्स वगैरह को यूज कर सकते हैं। अब देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, जिसमें है वैश्विक जैव विविधता फंड, जो फ्रेमवर्क फंड यानी ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड, ये है क्या? ये कुनमिंग मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन को वित्त पोषित करने के लिए बनाया गया एक फंड है। फंड मतलब पैसे का पूल है। इसका उद्देश्य क्या है कि दुनिया भर में जैव विविधता संरक्षण प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो मैंने बताया ना कि ये फंड क्या है, पैसे से जुड़ा हुआ है, तो इसमें फंड रहेगा तो जो भी आपको पर्यावरण संबंधी प्रॉब्लम्स होंगी उसमें ये मदद करेगा। ये कब किया गया, क्यों किया गया? इसकी स्थापना की गई 2023, जो अगस्त 2023 था, वहां पे इसको बनाया गया। कहाँ बनाया गया? तो कहाँ बनाया गया? कनाडा के वैंकूवर में। कब बनाया गया? अगस्त 2023 में। कहाँ बनाया गया? कनाडा के वैंकूवर में। 7वीं GEAF असेंबली में लॉन्च किया गया था। इसके लक्ष्यों को प्राप्त करने और जैव विविधता हानि की खतरनाक प्रवृत्ति को उलटने के लिए अधिक वित्तीय संसाधनों की तत्काल आवश्यकताओं के जवाब में बनाया गया था, ठीक है। ये किन जो मतलब क्या जो माइंडसेट है जिस पे ये केंद्रित है, तो पहला देखिएगा वित्तीय संसाधन जुटाना। पहला तो क्या है, पैसा ही जुटाओ। किसके लिए पैसा? जैव विविधता संरक्षण में निवेश को उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने के लिए सरकारों, निजी क्षेत्रों और परोपकारी स्रोतों से धन। कहाँ से पैसा लेंगे, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। देखिएगा, इसमें सरकार भी देंगे, जो आपके प्राइवेट सेक्टर है वो भी, और जो NGOs हैं वो भी इसमें पैसे दे सकते हैं। आगे देखो, धन का रणनीतिक आवंटन, वैश्विक जैव विविधता ढांचे के विशिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग सुनिश्चित करना। न्याय संगत पहुंच, मतलब जिसको जरूरत है उस तक ये पहुंचे, तो इसके लिए क्या कहा गया है? विकासशील देशों, विशेष रूप से कम विकसित देशों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों के लिए समर्थन को प्राथमिकता देना और उनमें कैपेसिटी बिल्डिंग, क्षमता निर्माण प्रयासों को सुविधाजनक बनाना। अब देखिए, नदी डॉल्फिन के लिए वैश्विक घोषणा की गई है, ठीक है। द ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन, ये है क्या? देखिए, ये इसमें हस्ताक्षरित देश कौन कौन से हैं? पहले तो आपका बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वाडोर, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू और वेनेजुएला। इन देशों की ये पहल है। इसमें क्या है? इसका उद्देश्य है एशिया, दक्षिण अमेरिका दोनों में सभी नदी डॉल्फिन, देखो यहाँ पे अंडरलाइन करो सभी, यानी जैसे ऐसा नहीं कि यंगेटिक डॉल्फिन की बात हो रही है या यांगसे डॉल्फिन की बात हो रही है, सभी नदी डॉल्फिन प्रजातियों की गिरावट को रोके, ठीक है, उसमें जो कमी आ रही है उसको रोके। खास तौर से बात की जा रही है गिलनेट और मूलन प्रदूषण को कम करना, अनुसंधान का विस्तार करना, संरक्षित क्षेत्रों को बढ़ाने के उपायों को विकसित और वित्त पोषित करके तेज नदी डॉल्फिन प्रजातियों की सुरक्षा के लिए सामूहिक प्रयास को बढ़ाना। नदियों के स्वास्थ्य को बढ़ाया जाए, जो समुदायों और अर्थव्यवस्था की जीवन धारा है। अब इसमें 8 स्तंभ क्या है, 8 पिलर पे ये पूरी की पूरी जो वैश्विक घोषणा है उसमें 8 पिलर्स हैं, ठीक है, कि आपको ये पिलर्स पे काम करना। देखिए 8 पिलर्स कौन कौन से हैं। पहला क्या है, एक नेटवर्क बनाया जाएगा किसका? संरक्षित क्षेत्रों का। दूसरा, नदी डॉल्फिन स्थलों का प्रबंधन किया जाएगा। तीसरा, अनुसंधान किया जाएगा, निगरानी करके जो है इसका विस्तार किया जाएगा। अब जो वहाँ के लोग हैं, है ना, वो ज्यादा इस चीज को भली प्रकार से समझेंगे, तो स्थानीय समुदायों और स्वदेशी लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा कि वो अपने इनपुट्स भी दें। मछली पकड़ने की जो अस्थिर प्रथाएं हैं उन पर रोक लगाने की कोशिश होगी, जिससे कि जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो हमारा फुलफिल हो सके। पानी की गुणवत्ता और मात्रा में सुधार, इसके साथ साथ जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। संसाधन को आवंटित किया जाएगा, संसाधन आवंटन और भागीदारी को बढ़ावा दिया जाएगा।
अब अगले न्यूज़ की तरफ चलते हैं। मेरे ख्याल में इतना आपको समझ में आ भी रहा होगा, तो मुझे जरा कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है या नहीं, और आपको आपकी मदद के लिए और क्या क्या इनिशिएटिव हम ले सकते हैं वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य से अवश्य अवगत कराते रहेंगे। ठीक, और इसके साथ ही इससे जुड़े हुए अगर जो क्वेश्चंस है वो अगर आपको सॉल्व करना होगा तो वो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि हम लोग अगली सीरीज में जो क्वेश्चंस है इससे संबंधित उसको भी सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब देखिएगा अगला, वन्य जीव संरक्षण विधेयक 2022, इसमें प्रस्तावित संशोधन है क्या? एक नई अनुसूची जोड़ने की बात की जा रही है। प्रस्तावित संशोधन वन्य जीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के तहत परिशिष्ट में सूचीबद्ध प्रजातियों के लिए एक नई अनुसूची की बात कर रहा है। इसके बाद एक स्थायी समिति की स्थापना की बात की जा रही है। राज्य वन्य जीव बोर्ड द्वारा शक्तियों और कर्तव्यों के साथ प्रत्यायोजित एक स्थायी समिति की स्थापना के लिए जो आपका ये एक्ट था ना, उसकी धारा 6 में संशोधन किया गया है। धारा 43 में संशोधन करके ये कहा गया कि जो धार्मिक या अन्य उद्देश्य के लिए हाथियों के उपयोग की अनुमति देता था उसमें संशोधन किया गया है। अनुच्छेद 49E का परिचय, केंद्र सरकार को प्रबंधन प्राधिकरण नियुक्त करने का अधिकार देने के लिए नई धारा शामिल की गई है। फिर इसके बाद देखिए वैज्ञानिक प्राधिकरण की नियुक्ति की बात की गई है। आक्रामक जो प्रजातियां जिनकी वजह से जो वहां की मुकुर प्रजातियां हैं उनमें प्रॉब्लम आती है, उसके विनियमन की बात की गई है। इसके साथ ही साथ अब दंड के प्रावधान की भी बात जो है जो संशोधन उसमें किया जा रहा है, जहां पे अधिकतम जुर्माना 25,000 से बढ़ाकर 1 लाख कर दिया गया है। अब गैंडे की स्थिति देखते हैं। राइनो रिपोर्ट 2023 क्या कह रही है, तो देखिएगा इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन, पहले तो आता है कि रिपोर्ट लाया कौन, तो देखिए ये फाउंडेशन है इंटरनेशनल राइनो फाउंडेशन की रिपोर्ट का नाम क्या है, स्टेट ऑफ द राइनो 2023, ये प्रकाशित की गई। तो इसमें अफ्रीका और एशिया में 5 जीवित गैंडा प्रजातियों के लिए वर्तमान जनसंख्या अनुमान और रुझानों का दस्तावेजीकरण किया गया। इसका मुख्य निष्कर्ष क्या है? पहला क्या है, मजबूत संरक्षण, वन्यजीव अपराध कानून प्रवर्तन और निवास विस्तार के कारण भारत और नेपाल में एक सींग वाले गैंडे की आबादी लगातार बढ़ रही है। पहले तो रिपोर्ट में ये अच्छी खबर है कि जो गैंडे की जो आबादी है वो बढ़ रही है। दूसरा देखिए अवैध जो इसका ये टस्क होता है ना, हॉर्न होता है, आप फोटो में देखिएगा, इसी के लिए इसका जो है शिकार किया जाता है। लगातार अवैध शिकार के दबाव के बावजूद काले गैंडों की आबादी बढ़ी है। सफेद गैंडों और सुमात्रा गैंडों की आबादी हालांकि घटी है। राइनो के बारे में कुछ फैक्ट देख लीजिए। गैंडे की 5 प्रजातियों में से 3 गैंडे की प्रजातियां एशिया में पाई जाती हैं। 3 क्या कौन कौन से गैंडे हैं? एक देखिएगा सुमात्रा, जावन और भारतीय गैंडा। एशियाई गैंडे उत्कृष्ट तैरते हैं और आसानी से नदियों को पार कर सकते हैं। भारतीय गैंडा सभी गैंडों की प्रजाति में सबसे बड़ा है और आमतौर पर कहाँ असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इसके साथ साथ नेपाल, भूटान और पाकिस्तान में पाया जाता है। भारतीय गैंडा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में संरक्षित है। इसको खतरा देखिएगा तो निवास स्थान का नुकसान, गैंडे की सींग के लिए अवैध जो शिकार होता है वो इनके लिए खतरा है। गैंडे की सभी 5 प्रजातियां, उन्हें बचाने के लिए किए जा रहे कार्यों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है? हर साल 22 सितंबर को हम विश्व गैंडा दिवस मनाते हैं, जिससे कि इनके लिए अवेयरनेस को बढ़ाया जा सके। अगला न्यूज देखते हैं, ये है आपका सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क। अब जैसे आपने मसाला बॉन्ड पढ़ा होगा, है ना, तो ये सारे जो बॉन्ड्स है वो आपके इकोनॉमी के टर्म्स हैं। अब देखिए इसमें इकोनॉमी में इकोलॉजी कहाँ से आ रही है। 2022-23 में जो हमारी ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण, इन्होंने हरित परियोजनाओं के लिए संसाधन जुटाने के लिए कहा है ग्रीन बॉन्ड स्कीम। अब ये है क्या? इसके पहले नवंबर 2021 में जब COP 26 हुआ था तो प्रधानमंत्री ने कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए जो पंचामृत योजना थी, उस पंचामृत योजना में अपनी बहुत सारी बातें की थी। पंचामृत में क्या 5 बातें थी कि 2030 तक गैस जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट तक बढ़ाएंगे। 2030 तक गैस की 50% ऊर्जा आवश्यकता नवीनीकरणीय से पूरा होगा। देश अब से 2030 के बीच कार्बन उत्सर्जन में 1 टन की कमी करेगा। 2030 तक अर्थव्यवस्था में कार्बन तीव्रता को 45% से कम किया जाएगा। 2070 तक भारत कार्बन तटस्थ हो जाएगा। तो इसमें ग्रीन बॉन्ड है क्या? देखिए ग्रीन बॉन्ड ये कंपनियों, देशों और बहुपक्षीय संगठनों द्वारा विशेष रूप से उन परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के लिए जारी किया जाएगा जिसमें सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु लाभ होते हैं। जैसे मान लो अगर कोई कंपनी चाहे वो सोलर एनर्जी में निवेश करे, कोई विंड एनर्जी में निवेश करे, तो उसके लिए वो ग्रीन बॉन्ड का यूज कर सकता है। ठीक है, तो सरकार कुछ ऐसी चीजें लाती है जिससे जो कंपनियां हैं या जो लोग हैं वो पर्यावरण हित के लिए आकर्षित हो।
तो जिससे पर्यावरण का भी हित होगा और पर्यावरण के हित के साथ जो कंपनी उसका भी हित हो और ओवरऑल ग्लोब का हित, मतलब ग्लोब का जो हित है वो भी सुनिश्चित होगा। अब देखिए कुछ ग्रीन बॉन्ड के उदाहरण देखें तो विश्व बैंक ग्रीन बॉन्ड का एक प्रमुख जारी करता है और उसने 2008 से लेकर 20 के बीच में लगभग 14.4 बिलियन डॉलर के ग्रीन बॉन्ड जारी किए हुए हैं। भारत का सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड फ्रेमवर्क क्या है? पहली बार 2023 के बजट में इसकी घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य था मार्च 2023 को समाप्त होने वाले चालू वित्त वर्ष में ग्रीन बॉन्ड जारी करके लगभग 16,000 करोड़ रुपए जुटाना। ये 16,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे जिससे जो पर्यावरणीय जो भी मतलब निवेश की बात होगी वहां पे इसको निवेश किया जा सकेगा। तो ये था ग्रीन बॉन्ड। अगला देखिएगा आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है। ठीक है, अब आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन क्या है कि जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है इसके अध्ययन के अनुसार ये पाया गया है कि जो वैश्विक औसत की तुलना में कम से कम मतलब जो दुगनी तेजी से जो है आपका आर्कटिक में जो प्रॉब्लम है, मतलब जो इसके तापमान में जो वृद्धि है वो दुगनी तेजी से हो रही है। और कुछ अध्ययनों के अनुसार ये कहा गया कि 1989 से 2021 के दौरान आर्कटिक क्षेत्र का तापमान वैश्विक औसत से लगभग 4 गुना तेजी से बढ़ गया है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो वैश्विक तापमान में बढ़ने का मतलब क्या हो रहा है? एम्प्लीफाई हो रहा है, बढ़ रहा है, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो इसी को हम कहते हैं आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन। अगला देखिएगा एमिशन गैप रिपोर्ट है, ये है 2023 की। 2023 की उत्सर्जन अंतराल रिपोर्ट यानी एमिशन गैप रिपोर्ट, इस वार्षिक रिपोर्ट का 14वां संस्करण आया है। ये रिपोर्ट क्या कह रही है? ये रिपोर्ट वैश्विक तापमान वृद्धि को क्या कह रही है कि 2 डिग्री सेल्सियस से कम रखने और इसे 1.5 डिग्री सेल्सियस के करीब बनाए रखने के वैश्विक जो प्रयास है उसका मूल्यांकन करती है। आपको याद होगा कि पेरिस समझौते में ये कहा गया था कि जो प्री इंडस्ट्रियल हमारा एमिशन हो रहा है उसको हम क्या करें 2 डिग्री सेल्सियस से कम कर दें, नहीं तो बहुत जल्दी जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ जाएगा। तो लक्ष्य रखा गया था कि लगभग 1.5 डिग्री सेल्सियस तक ले आएंगे घटाते घटाते। तो कितना उस दिशा में प्रयास हुआ इसी की ये जांच करती है, इसका नाम है एमिशन गैप रिपोर्ट। ये रिपोर्ट किसका प्रोग्राम है? तो देखिए सवाल पूछा जा सकता है। तो यह रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जारी किया जाता है कि वर्तमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे उपाय इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त हैं भी या नहीं है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? देशों और सरकारों को जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपने प्रयासों को तेज करने के लिए प्रेरित करना है ताकि जो जलवायु का संकट आ जाए उसको जल्दी से जल्दी कम किया जा सके। तो मेन क्या है? 2 डिग्री सेल्सियस से जो कम करने का था उसमें आप कितना सफल हुए हैं इसी की जांच करता है एमिशन गैप रिपोर्ट 2023। अगला देखिए नेशनल वाटर अवार्ड। जैसे बाकी अवार्ड है वैसे वाटर अवार्ड दिया जा रहा है। कब दिया जा रहा है, कौन दिया जा रहा है? राष्ट्रीय जल पुरस्कार को जल संसाधन, नदी विकास और गंगा जल संरक्षण विभाग, ये केंद्र सरकार ने 2018 में शुरू किया था। ठीक, इसका काम क्या है? इसका उद्देश्य है जल संरक्षण, प्रबंधन और जन जागरूकता को बढ़ाना। ठीक, ये इसका उद्देश्य है और इस मंत्रालय ने शुरू किया है। देखिएगा पहले और दूसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2018 और 2019 में दिए गए थे। 2021 में कोई भी जल अवार्ड नहीं दिया गया। क्यों नहीं दिया गया? क्योंकि कोविड महामारी चल रही थी। इन पुरस्कारों के माध्यम से जल संरक्षण, जल संसाधनों के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न श्रेणियों में संगठनों को भी, व्यक्तियों को भी, ये भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये याद रखिएगा कि ये अवार्ड इंडिविजुअल को भी दिया जा सकता है, किसी ग्रुप को भी दिया जा सकता है, दोनों को मिलता है। इसका उद्देश्य है देश में जल संसाधनों के प्रबंधन में नवाचार को बढ़ावा देना। देखिएगा टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट क्या है? टाइगर का ट्रांसलोकेशन, ट्रांस मतलब जैसे आपका ट्रांसफर कर दिया जाए, वैसे टाइगर को ट्रांसलोकेट कर दिया जाए, जहां पे वो लोकेट है उसको कहीं और लोकेट किया जाए। ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। देखिए भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बाघ ट्रांसलोकेशन परियोजना क्या हो गई? विफल हो गई। अब ये सफल नहीं मानी गई। यह राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA ने इस बारे में कहा है और NTCA ने इस परियोजना को शुरू किया था 2018 में। इसमें क्या था कि बाघों को एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है स्थानांतरित किया जा रहा था। जैसे जो आपने देखा होगा कि कुछ समय पहले एक न्यूज आई थी ना, ये सुंदरी, ये बांधवगढ़ की एक बाघिन थी, इसको उड़ीसा के सतकोशिया टाइगर रिजर्व में स्थानांतरित किया गया था। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि ये जो पूरी मुद्दा था NTCA ने जो ये शुरू किया था ये पूरा विफल रहा है। अब विफल रहा तो उसके पीछे के कारण क्या है? बाघों के शिकार की कम उपलब्धता। मतलब भाई बाघ को तो शिकार करना, उसी के हिसाब से वो खाना वाना खाएगा। तो जब शिकार नहीं मिला तो उसका भोजन नहीं मिला तो वो असंतुलित हो गया। कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया गया।
ठीक है। और इनको जो बाघ थे उनके लिए पर्याप्त सुरक्षा नहीं मुहैया कराई गई, ठीक। और जो इनकी निधि थी, मतलब भाई टाइगर्स की प्रोटेक्शन के लिए निधि यानी फंड बनाया गया था, इस फंड का ठीक तरीके से उपयोग नहीं किया गया। इसके साथ जो सबसे खास मुद्दा है वो ये मानव और बाघ के बीच में संघर्ष बना रहा। इस वजह से ये जो प्रोग्राम है वो सफल नहीं हो पाया है। ये है टाइगर ट्रांसलोकेशन प्रोजेक्ट। अब देखिए लेमरू हाथी रिजर्व, कई बार हमसे लोकेशन से भी क्वेश्चन आ जाता है, याद रखिएगा लेमरू हाथी रिजर्व क्या है और इससे संबंधित न्यूज क्या है। देखिए पहली बात तो पर्यावरण मंत्रालय नहीं, कोयला मंत्रालय, कोयला मंत्रालय ने लेमरू हाथी कॉरिडोर में आने वाली कोयला खदानों को डी नोटिफाई करके छत्तीसगढ़ की जो सरकार है उसका अनुरोध स्वीकार कर लिया है। ये जो हाथी रिजर्व है ये उड़ीसा में पाया जाता है। उड़ीसा और झारखंड से छत्तीसगढ़ की जब जाएंगे तो वहीं पे आपको मिलेगा जो लेमरू हाथी रिजर्व है वो। डी नोटिफिकेशन का निर्णय विवादास्पद है, क्यों? क्योंकि ये हाथियों के प्राकृतिक आवास को खतरे में डालता है, ठीक है। अब मतलब क्या है, ये मानव की पहुंच हो जाए हाथी के घर तक तो हाथी और मानव के बीच में संघर्ष होता रहेगा। हालांकि इसका विरोध हो रहा है, फिर भी देखते हैं आगे क्या होगा। तो ये है आपका लेमरू हाथी कॉरिडोर। ये कहाँ पे है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और आपका झारखंड के बीच में पाया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े तो देखिए ट्रॉपिकलाइजेशन, ये क्या होता है ट्रॉपिकलाइजेशन? देखिए ट्रॉपिक्स आपको पता है, ठीक है, तो ट्रॉपिक से ही जुड़ा हुआ शब्द है ट्रॉपिकलाइजेशन। इसमें क्या है कि एक अध्ययन के अनुसार ऐसा बताया गया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण समुद्र के तापमान में वृद्धि हो रही है, जिससे जो उष्ण कटिबंधीय समुद्री प्रजातियां हैं वो विषुवत रेखा से कहाँ जा रही हैं? ध्रुवों की ओर, ठीक है। वो विषुवत रेखा पे जो प्रजातियां थी वो अब धीरे धीरे माइग्रेट होकर ध्रुवों की ओर जा रही हैं और समशीतोष्ण में ये पहुंच गई हैं। इसी घटना को हम कहते हैं ट्रॉपिकलाइजेशन, ठीक है। इसी के साथ देखिए एक और शब्द है बोरियोलाइजेशन। बोरियोलाइजेशन का मतलब है कि जो समशीतोष्ण क्षेत्र में प्रजातियां थी, ठीक है, वो आर्कटिक यानी वो भी ध्रुव की तरफ चलने लगे, तो उसको हम कहते हैं बोरियोलाइजेशन, ठीक। और ये हो क्यों रहा है? क्योंकि जलवायु में लगातार परिवर्तन हो रहा है, ठीक। तो ये लोग अडॉप्ट नहीं कर पा रहे, तो अडॉप्ट नहीं कर पाए तो ट्रॉपिक वाले समशीतोष्ण की ओर, समशीतोष्ण वाले ध्रुव की ओर। तो एक घटना हो गई आपकी ट्रॉपिकलाइजेशन, दूसरी हो गई बोरियोलाइजेशन। आई होप कि आपको जो चीजें वो समझ में आ गई होंगी। अब देखिए एक लास्ट खबर उठाते हैं, इसका नाम है मिष्टी। मिष्टी देख के लग रहा होगा दही, बट दिस इज नॉट मिष्टी दोई। ये क्या है? पर्यावरण और जलवायु मंत्रालय की है। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर यानी 5 जून 2023 को मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोर लाइन हैबिटेट्स टेंजिबल इनकम योजना, इसी को शॉर्ट में कहा गया है मिष्टी। इसको जो है लेके आए। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है देश के जो तटीय क्षेत्रों में मैंग्रोव के पुनर्नवीनीकरण। आपको पता है मैंग्रोव एक ऐसे प्रजातियां जो मिट्टी को बांधे रखती हैं, समुद्र तल को बांधे रखती हैं, ठीक है। इनमें जो मतलब जो पाया जाता है विशेषता पाई जाती है इसको पी न्यूमेटोफोर्स कहते हैं। मतलब उसमें जो है बीज पाए जाते हैं उनके उसमें तने में, उसमें पत्तियों में, जिससे कि क्या होगा कि वहीं पे वो अपना नंबर्स बढ़ा लेते हैं। इनकी रूट्स मिट्टी को बांध देती हैं। इसमें विविपैरिटी का गुण पाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब ये बांध लेंगे तो जो सुनामी जैसी इंसिडेंट्स हैं वो नहीं होते। तो लोग क्या करते हैं कि इनका यूज कर लेते हैं जलावन लकड़ी में, जिससे जो मैंग्रोव है उनकी संख्या कम हो रही है और ये सुनामी जैसी जो प्रॉब्लम्स है उनको बढ़ा रहा है। तो ये कुछ खास खबरें थी जो आपके 2023 के इन्वायरमेंट इकोलॉजी के सेक्शन से आपको जरूर से जरूर देख के जानी है। अच्छा एक चीज और बचा, ये भी देख लेते हैं, स्टार सी ये क्या है? इसे संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन के सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन द्वारा जारी किया गया है। आईएसए के सदस्य देशों में सौर ऊर्जा उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्तापूर्ण बुनियादी ढांचे के निर्माण के जरिए क्षमता निर्माण के एक मजबूत नेटवर्क तैयार करनी है। तो इसके बाद एक और देखिएगा, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज। ये क्या है? देखो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना के क्रियान्वयन के लिए हाइड्रोजन ट्रेनों का निर्माण हो रहा है। इसके लिए जो वैश्विक आपकी कंपनियां हैं इनको आमंत्रित किया जा रहा है। देखिए इसकी जो घोषणा हुई थी आपके बजट में कर दी गई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि भारतीय रेलवे में 35 हाइड्रोजन जो ट्रेनें हैं वो चलेंगी। अब हाइड्रोजन ट्रेन चलने का मतलब है पॉल्यूशन को कम से कम करना। इसके अलावा भारतीय रेलवे जो डीजल इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट है यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल सेल को लाने जा रहा है। तो हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना, जहाँ पे कुल मुद्दा क्या है? हाइड्रोजन वाली जो ट्रेन है उनको चलाना, जिससे पॉल्यूशन कम से कम हो सके। तो ये था 2023 के कुछ इंपॉर्टेंट जो है आपके इन्वायरमेंट इकोलॉजी से संबंधित करंट अफेयर्स। ये वो मुद्दे हैं जिनको आपको छोड़ के नहीं जाना, ये आपको करना ही करना है। कम से कम इतने इनिशिएटिव आप जरूर से जरूर पढ़ के आए, ठीक। अब इससे संबंधित अगर आप सवाल भी हल करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में अवश्य अवगत कराएं, जिससे हम आने वाले सेक्शन में
कुछ मतलब MCQs भी आपसे डिस्कस कर सकें, जिससे आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। ठीक, अब जरा कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख के हम लोग जो है सत्र का समापन करते हैं। हर साल की तरह इस साल भी अनअकैडमी अपना परचम लहराए हुए है। रैंक 1, 3, 6, 9 से लेकर लगभग 320 लर्नर अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से क्वालिफाई किए हैं। मंजिल 2024 ये आपको सीमित जो शुल्क देके अपनी तैयारी अवेल करने का मौका दे रहा है। जब आप रेफर कोड लगाएं तो वहां पे आप मंजिल 24 कोड का इस्तेमाल करें, जिससे जो कोर्स आपको 75,380 में मिलता था वो अब मिलेगा मात्र 24,999 में, यानी इतने सीमित शुल्क में आप प्लस का सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हो। आरंभ देखिएगा, ये IAS 2025 का बैच है जिसमें आपको प्री मेंस की पूरी तैयारी कराई जाएगी, आपको बैचेस का एक्सेस दिया जाएगा, स्टडी मटेरियल 1-to-1 मेंटरशिप मिलेगी, टेस्ट कराए जाएंगे। ये बैच शुरू हो रहा है 7 मई से। इसमें जुड़ने के लिए आप KK Live 31 कोड का यूज करें, जिससे आपको जो है फीस में उसमें लाभ मिल सके। क्रिम्प बैच ये भी इंग्लिश की है, इसमें लाइव क्लासेस होंगी, भारत के टॉप एजुकेटर्स के साथ करंट अफेयर्स कराया जाएगा, मेंटरशिप मिलेगी, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव टेस्ट होंगे। ये 6 अप्रैल से लाइव हो चुका है। इसमें आप हमसे जुड़ने के लिए जल्दी से जल्दी KK Live 31 कोड का यूज करें। लक्ष्य बैच ये हिंदी मीडियम का बैच है। ये आपको यहाँ पे भी पूरी तैयारी के साथ साथ स्टडी मटेरियल, मेंटरशिप, प्री मेंस की टेस्ट सीरीज सब दी जाएगी। ये भी 7 मई से शुरू हो रहा है। इसमें भी आप जुड़ने के लिए KK Live 31 का कोड का यूज करिए, जिससे आप मेरे माध्यम से अपनी तैयारी कर सकें। ये ऑप्शनल कोर्सेज के बारे में जानकारी है। ठीक है, तो इसके बाद हम अपने सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से आपसे मिलना होगा किसी नए विषय से, और उस विषय के संबंधित क्या क्या करंट अफेयर हैं पूरे साल भर के, उसकी चर्चा हम और आप अपने सेशन में करेंगे। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा इसकी सूचना भी हमें अपने कमेंट्स में दें, और इसके साथ ही साथ यदि आप सवाल करना चाहते हैं तो उसके बारे में भी हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। जो हमारा एपिसोड है उसको अधिक से अधिक आप शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको 2024 में अपने प्रीलिम्स में अपीयर करना है, जिससे उनकी भी थोड़ी हेल्प हो सके। आज के सेशन को यहीं पे विराम देते हैं। कल फिर से मिलना होगा आपसे दोपहर 1 बजे। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर ज्वाइनिंग।